नमस्कार भारतवासियों, आज हम चर्चा करेंगे जो सरकार अपने वादों से मुकरता है वह सबसे बड़ा पापी या सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। खास करके मोदी सरकार में ऐसा हुआ, बहुत सा ऐसा चैलेंज किया गया कि हम ये चीज़ देंगे, रोजगार 2 करोड़ प्रति लाख देंगे, तो नहीं दिए, ये पाप है। बोले कि किसानों का आय दोगुना करेंगे, अभी तक दोगुना न हुआ, ये पाप है, देशद्रोही है। स्टूडेंट को सभी सुविधा देंगे, वो भी न दे पाए, ये देशद्रोही है। फिर अग्निवीर लाकर अभी तत्काल में संसद में जो चर्चा हुआ उसको कहा कि हम 100% रिजू जी बोले कि हम नौकरी देंगे, तो ये भी झूठ बोले, ये भी पाप है, देशद्रोही है। ऐसे कई सी उदाहरण हैं जो मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, बीजेपी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि संजय सिंह ने सही ही कहा है कि यह बहुत बड़ा झगड़ा पार्टी है, बड़ा झूठा पार्टी है। नीतीश जी ने कहा, ये सही बात बोले कि बहुत झूठा पार्टी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। अब जनता जान चुकी है कि कितने झूठ बोलते हैं मोदी जी। कभी ओबीसी कहते हैं, कभी चाय कहते हैं। मैंने कहने का मतलब कि काम की बात नहीं करते हैं, खाली उलझाने की बात करते हैं। जैसे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किए, उसमें का चर्चा हुई, जिसमें वित्त मंत्री ने कहा 2014 से पहले का वित्त को दिखाया और कहा कि पहले इतना का बनता था, आज इतना का बन रहा है। लेकिन हम वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या बता सकते हैं कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, आदेश को संपत्ति को बेचा जा रहा है, रेल दुर्घटना कितना हो रहा है, ये बताइए। पहले के एक संसद में कहते हैं वही ओम बिरला की पिछली बात को चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है रिकॉर्ड में कि पिछले बार का जो बजट है उसको दिखाया जाता है। जो मोदी सरकार 10 वर्ष शासन कर चुका, उसके पिछले बरस का 10 वर्ष के पीछे का चर्चा निर्मला सीतारमण कल संसद में की है। लेकिन किसी के पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो फिर मनमोहन सिंह हो, जो किसी की सरकार में पीछे की चर्चा नहीं किया गया कि हम इतना बजट। लेकिन बीजेपी की हर नेता कैसा दावा खाए हुए कि मेरा पता नहीं चलता है। ये सही ने देशद्रोही पार्टी है और इस पार्टी में जितने भी नेता हैं देशद्रोही हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक का चर्चा पिछले बजट का कभी नहीं हुआ है। एक तरफ बिरला जी कहते हैं कि पिछले बार का चर्चा नहीं कीजिए। गजब की खेल है। सुनिए, आजमगढ़ के धर्मेंद्र यादव ने पूरा चर्चा किया है। यहाँ तक बोला है कि ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग को अड़पत्ती बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ। यहाँ तक चैलेंज किया है। और सुनिए क्या कहे हैं उन्हें, पूरा विवरण सुनिएगा, ज़्यादा समय लगेगा इसलिए कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब न करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। अरे बेईमानी से जीता है तो ज्यादा बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बात है कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं। पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 किलो बचेगा खाद के कट्टे में, से ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आप हत्या इतनी कर रहे हैं किसान। और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान ही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं। और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार,
मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं देता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं देगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं IIM IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप सोच रहे इंटेंसिव के इस छोटे से सगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके BHU से लेके ANU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका पास शासन नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आपके सोच रहे देश नहीं देख रहा है नौजवान। UGC का बजट लगातार कम किया जा रहा है। मेरा खुला आरोप है सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़ जिसमें मैं समझता हूँ 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, सामाजिक असमानता। सभापति महोदय, 2014 में जिस समय सरकार ने एनडीए की, उस समय देश की जितने भी जो आर्थिक चीजें थी, जो वेल्थ थी, उसमें पिछड़ों की हैसियत 70% और आज 10 साल की एनडीए की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दे, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो, एक भी अरबपति हो तो बता दो, एक भी दलित अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें की। 10 साल से आप सत्ता चाह रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवक्ता बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रपति हैं ना, सीमा पर जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो साधक झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी, एक से बढ़िया फार्मूला, अब कानून मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े दलितों को रोके? तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए, उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा में आत्महत्या कर रहे हैं सभापति महोदय। कोई सरकार के कान को छू नहीं लग रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं, आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान है, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहाँ बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेडिकेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय मेरी पार्टी के किसी मेंबर से नंबर कम कर लेंगे, टाइम मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बोला कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देगा टाइम। इसलिए सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्र को पैकेज देखे प्रदेश के कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे? अरे वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं, पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय। इसीलिए आज इस मौके पर सभापति महोदय
देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूँ, ये बजट देश विरोधी बजट है। कोई समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए। सच्चे नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए उनको ससम्मान उनके घरों पे जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और मांग करता हूं सभापति महोदय कि जो हमारे शहीद जिनकी अंत्येष्टि पर जहां पे भी बनाओ, जिस भी परंपरा से बनाओ, अरे आपको कुछ नहीं पता, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है। सभापति महोदय मेरा अनुरोध है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती नौजवानों को गुमराह करके। केवल 4 साल, 7 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद कहां नौकरी ढूंढेंगे। इसे मेरी मांग है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों की शहादत स्थल है उसको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं इसमें किसी को अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत, साहस और अपने पूरे जीवन की तपस्या समाज के उत्थान के लिए, देश और प्रदेश की तरक्की के लिए और समाज के हर व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, सद्य नेताजी ने हम लोग को अपने समाजवादी विरासत में इंसाफ और इंसानियत, न्याय और हक की लड़ाई करना सिखाया है। उस लड़ाई को हम लोग बखूबी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से उस विरासत को न केवल लड़ रहे हैं बल्कि नेताजी के हर सपने को पूरा करने तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सभापति महोदय